रिकॉर्डिंग। सो कल जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था दैट इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन को एक फटाफट क्विक रिवाइज कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली क्या स्टेट करता है? द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। कि अगर हम एक पर्टिकुलर इनपुट देते हैं तो उससे मैक्सिमम कितना आउटपुट आ सकता है, इस तरह के रिलेशन को हम कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है जो समझना है हमें, दैट इज इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज शॉर्ट रन एंड सेकंड वन इज लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो दोनों में क्या फर्क है? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं एंड कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं। जैसे कि लेबर को हम चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, रॉ मटेरियल की क्वांटिटी को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी फैक्ट्री में प्लांट लगा है, मशीनरी लगी, इक्विपमेंट लगा है, उसको हम शॉर्ट रन में मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। करोड़ों रुपए के प्लांट्स होते हैं जो मशीनरी वगैरह भी लगती है फैक्ट्रीज के अंदर, तो उसको शॉर्ट रन में चेंज कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो इट रिक्वायर्स ह्यूज टाइम एंड रिसोर्सेज। तो इसलिए शॉर्ट रन में सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड। लेकिन लॉन्ग रन का मतलब क्या है? जहां पे सारे के सारे फैक्टर्स क्या हो जाते हैं? वेरिएबल। हम सारे के सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, चाहे वो लेबर, रॉ मटेरियल तो है, साथ में प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, इन सबको भी हम एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ये ही हमारा मेन डिफरेंस होता है बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। फिर हमने अजम्पशंस को देखा था। बेसिक अजम्पशन क्या है प्रोडक्शन फंक्शन की? कि ये एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम से रिलेट करता है। दैट मीन्स इट कैन बी फॉर अ मंथ, फॉर अ क्वार्टर, फॉर अ ईयर। कुछ भी एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम होगा एंड ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड द टेक्नोलॉजी मस्ट रिमेन कांस्टेंट। एंड प्रोड्यूसर उसमें से कौन सी टेक्निक काम में ले रहा है? द बेस्ट टेक्निक अवेलेबल। फिर हमने पढ़ा था कॉब डाउग्लास प्रोडक्शन फंक्शन। तो ये किसने दिया था? कॉब एंड डाउगलस ने। कहाँ पे? फॉर अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और इनका कंक्लूजन क्या था? कि लेबर एंड कैपिटल का एक सर्टेन रेशियो है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज उनको काम में लेती है, और उनका रेशियो क्या है? 3:1, 3/4 एंड 1/4। फिर हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट के बारे में। तो फर्स्ट वॉज टोटल प्रोडक्ट, मतलब टोटल आउटपुट जो हमें मिलता है बाय एम्प्लॉइंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जब हम सारे फैक्टर्स को काम में लेंगे, तो फैक्टर्स मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, जब सारे की सारी चीजें काम में आती है तब क्या निकलता है? टोटल आउटपुट। फिर हम कैलकुलेशन करते हैं मार्जिनल आउटपुट की। मार्जिनल का मतलब हो गया एडिशनल आउटपुट बाय यूजिंग द एडिशनल यूनिट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर। मतलब हम एक यूनिट अगर वेरिएबल फैक्टर को एक्स्ट्रा यूज करते हैं तो फिर हमारा एडिशनल आउटपुट कितना होगा? दैट इज सिंपली नोन एज मार्जिनल प्रोडक्ट। थर्ड वन से एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज का फॉर्मूला लगाना है सिंपली टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो ये हमने बेसिकली कवर किया था। फिर हमने पढ़ा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के बारे में। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन बेसिकली क्या कहता है? कि हम अगर कोई वेरिएबल इनपुट को इंक्रीज करते हैं और उसको कंबाइन करते हैं किसके साथ में? फिक्स्ड इनपुट्स के साथ में, तो हमारा आउटपुट बढ़ता है, इंक्रीज होता है, चेंज होता है। लेकिन एक सर्टेन टाइम तक ही वो इंक्रीज होगा। उससे ज्यादा हमने वेरिएबल इनपुट्स को बढ़ाना शुरू किया तो फिर आपका टोटल आउटपुट फॉल होने लग जाएगा। तो देर वर थ्री स्टेजेस फॉर दिस लॉ। पहला स्टेज कौन सा था? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। सेकेंड था डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड थर्ड वाज नेगेटिव रिटर्न्स। तो ये थ्री स्टेजेस यहाँ पे थे। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। एमपी इंक्रीज होता है, अपने मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचता है एंड देन स्टार्ट्स फॉलिंग। और थर्ड था एपी। एपी इंक्रीजेस एंड रीचेज इट्स मैक्सिमम। तो फर्स्ट स्टेज कहाँ खत्म होता है? जहां पे एपी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे है, या फिर हम कहते हैं व्हेन एपी इज इक्वल टू एमपी। तो वहां पे हमारा फर्स्ट स्टेज फिनिश होता है। उसके बाद आता है सेकेंड स्टेज। टीपी कंटिन्यू टू राइज। लेकिन टीपी के राइज होने की रेट कैसी हो गई? डिमिनिशिंग, स्लो रेट हो गई। एमपी फॉल हो रहा है एंड फॉल होते होते कहाँ पहुंच जाएगा? अप टू जीरो।
एपी फॉल हो रहा है बट इट रिमेन्स पॉजिटिव। तो सेकंड स्टेज कहाँ फिनिश होगा? जब एमपी जीरो बन जाएगा और वी कैन से दैट टीपी बिकम्स मैक्सिमम। उस पॉइंट पे सेकंड स्टेज फिनिश। थर्ड स्टेज में क्या होगा? टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग, टीपी फॉल होना चालू हो जाएगा, मतलब हमारा टोटल आउटपुट पहले से कम हो रहा है। इनपुट्स तो हम बढ़ा रहे हैं और उधर आउटपुट कम हो रहा है। तो ये सबसे पुअर स्टेज है किसी भी प्रोड्यूसर के लिए। एमपी क्या हो जाता है? नेगेटिव, एंड एपी कंटिन्यू टू फॉल। ये होता है हमारे थर्ड स्टेज के अंदर। तो यहां तक हमने सारी चीजें कवर कर ली थी। यहां तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। ओके। अब इसमें आता है इसी डायग्राम से कनेक्टेड रिलेशन बिटवीन एमपी एंड टीपी। एमपी और टीपी में क्या रिलेशन है? तो हम कहते हैं कि वैसे तो एमपी क्या होता है कि डिक्रीज होता है, पहले इंक्रीज होता है और उसके बाद में डिक्रीज होता है। तो फर्स्ट पॉइंट ये कहता है व्हेन एमपी इंक्रीजेस, जब एमपी बढ़ता है तो टीपी क्या होगा? टीपी इंक्रीज होगा एट इंक्रीजिंग रेट। दिस इज सिंपली पॉइंट नंबर वन। अब एमपी मैक्सिमम पहुंचने के बाद फॉल होना चालू होता है, लेकिन अब ये एमपी क्या है? पॉजिटिव है। एमपी स्टार्ट्स फॉलिंग बट रिमेन्स पॉजिटिव। तो ऐसे केस में टीपी इंक्रीज तो होगा बट एट डिमिनिशिंग रेट, डिमिनिशिंग रेट से वो इंक्रीज होगा। फिर थर्ड पॉइंट से जब एमपी डिक्रीज होते होते जीरो बन जाता है, तब टीपी क्या होगा? टीपी बिकम्स मैक्सिमम। उस पॉइंट पे टीपी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। देन फोर्थ, व्हेन एमपी बिकम्स नेगेटिव, एमपी डिक्रीज होते होते नेगेटिव बन गया। तो जब एमपी नेगेटिव हो जाता है दैट मींस टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग। तो यही वही डायग्राम से हमने ये कंक्लूजन्स ड्रॉ किए हैं, नया कुछ भी नहीं है इसमें। सिमिलरली एक और रिलेशन है बिटवीन एपी एंड एमपी। ये रिलेशन क्या है कि जब एपी इंक्रीज होता है, ठीक है, तो एमपी उस पॉइंट पे क्या हो रहा था? इंक्रीज या डिक्रीज? एनीवन? इंक्रीज सर। सर डिक्रीज। इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। पक्का? यस। एक बार डायग्राम देख सकते हो, डायग्राम देख के बताओ। जब एपी इंक्रीज हो रहा है तब उस पूरे फेज में तब तब एमपी भी इंक्रीज हो रहा है। एमपी इंक्रीज हो रहा है, पक्का? हाँ हाँ सर। एपी डिक- इंक्रीज होते होते मैक्सिमम हो जाएगा और एमपी भी इंक्रीज होते होते मैक्सिमम हो जाएगा फर्स्ट अब स्टेज देखिए, में। थोड़ा सा और ध्यान से हमें देखना है। ग्रीन वाली जो लाइन है आपका, ये है एमपी, एंड येलो वाली है एपी। तो हम बात कर रहे हैं एपी जब इंक्रीज हो रहा होता है। एपी कहां तक इंक्रीज होगा? इस पूरे फर्स्ट स्टेज तक जहां पे वो डॉटेड लाइन है, यहां सर तक एपी डिक्रीज इंक्रीज है ना? होगा। तो अब यहाँ पे हम ये देखना है कि एमपी क्या हो रहा है। एमपी पहले इंक्रीज हो रहा है एंड उसके बाद डिक्रीज भी हो रहा है। दैट मीन्स आपको दोनों आंसर यहाँ पे देने थे कि जब एपी इंक्रीज होता है उस पॉइंट पे एमपी पहले इंक्रीज होगा एंड स्टार्ट्स फॉलिंग। ठीक है? ये ओके, समझ आया? डिक्रीज इंक्रीज दोनों बोलना है क्या? दोनों बोलना है, लेकिन पहले क्या बोलेंगे? पहले इंक्रीज, फिर उसके बाद में डिक्रीज होना फिर चालू हो जाएगा। ठीक है? ओके ये सर। समझ आया? हाँ अच्छा, सर। अब ये बताओ डायग्राम को देख के दोनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, एपी की या एमपी की? एमपी। कौन सा कर्व ऊपर दिख रहा है? एमपी ऊपर दिख रहा है। सो एमपी विल बी ग्रेटर एज कंपेयर टू एपी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एमपी इज ग्रेटर। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर वन। फिर सेकंड पॉइंट कहता है एपी इंक्रीज होते होते कहां पहुंचता है? अपने मैक्सिमम पॉइंट पे। ठीक है, तो उस पॉइंट पे वो एमपी के इक्वल होगा, लेस होगा या मोर होगा? क्या लगता है? सर डायग्राम इक्वल। एक बार दिखाइए ना। सर वो लेस होगा एपी ना? इक्वल टू एमपी होगा।
एपी AP इक्वल टू equal to एमपी, MP. बिकॉज ये एक ऐसा फेज है जहां पे हमारा फर्स्ट स्टेज खत्म होता है, एपी मैक्सिमम है, तो वो एमपी के इक्वल बन जाता है। व्हेन ओके एपी इज मैक्सिमम इट इज इक्वल टू एमपी। अब उसके बाद क्या होता है, एपी मैक्सिमम पहुंच गया, अब एपी फॉल होगा। तो व्हेन एपी स्टार्ट्स फॉलिंग, एमपी क्या हो रहा होता है, फॉल या राइज? नेगेटिव 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 या फॉल पॉजिटिव? एमपी फॉल होगा। Decrease होता है पर यस, वैल्यू पॉजिटिव रहता है। पहले पॉजिटिव रहता है ड्यूरिंग सेकंड स्टेज, एंड थर्ड स्टेज में नेगेटिव हो जाता है ना। तो अभी हम क्या पॉइंट ले रहे हैं कि एपी डिक्रीज हो रहा है और एमपी भी डिक्रीज हो रहा है, बट अभी एमपी पॉजिटिव है। तो कौन ग्रेटर है, एपी या एमपी? AP sir. एपी एपी इज ग्रेटर। इस बार डायग्राम में एपी ऊपर है और एमपी नीचे है, ठीक है। तो एपी इज ग्रेटर देन एमपी। सर ये सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है ना? बिल्कुल आता है, इसीलिए मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख के आपको बता रहा हूं, ताकि आप ये सब नोट कर लो, एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो वो डायग्राम तो याद करके जाना पड़ेगा ना? एग्जैक्टली exactly. आपके माइंड में डायग्राम छपा होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको वहां बनाना पड़ेगा। तो इसलिए माइंड में हाँ सर। डायग्राम ऑलवेज होना चाहिए। ओके सर। हम्म। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। लास्ट में क्या होता है, एमपी डिक्रीज होते होते जीरो बन जाता है और उसके बाद में नेगेटिव हो जाता है। लेकिन एपी डिक्रीज होते होते हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। एपी कभी जीरो नहीं बन सकता, एवरेज कैन नेवर बी जीरो हियर। एवरेज कभी भी जीरो नहीं होगा, बट एमपी जीरो और नेगेटिव सब कुछ हो सकता है, ठीक है। सो दीज आर द 4 पॉइंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। ये भी क्लियर? यस सर। Yes sir. ओके। तो ये था बेसिकली हमारा शॉर्ट रन के लिए लॉ, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अभी आता है लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में कौन सा लॉ था? रिटर्न टू सेम। रिटर्न्स टू स्केल। तो रिटर्न्स टू स्केल ये है हमारा लॉन्ग रन के लिए। तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि वेरिएबल प्रोपोर्शन में तो हमने देखा था कि कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं, बट यहाँ पर सारे के सारे फैक्टर्स क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। तो इसलिए हमने क्या लिखा, इट इज पॉसिबल टू चेंज ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सारे के सारे फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं। So under this law of production, which is applied in the long run, all the factors of production are increased together and in the same ratio। कि सारे के सारे फैक्टर्स को हम इंक्रीज करते हैं एक पर्टिकुलर रेशियो के अंदर, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं चेंज इन स्केल। जैसे हमने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा था, चेंज ऑफ स्केल व्हेन ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर मल्टीप्लाइड बाय अ पर्टिकुलर नंबर, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3। उसी तरह से यहाँ पे भी है, चेंज ऑफ स्केल का मतलब एक सर्टेन प्रपोर्शन के अंदर सारे फैक्टर्स को चेंज करना। तो यहाँ पर भी क्या होंगे, देयर विल बी 3 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज कौन सा है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। यहाँ पे वर्ड यूज होगा स्केल। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलेगा पहले, फिर क्या होंगे, कांस्टेंट रिटर्न, एंड देन डिक्रीजिंग रिटर्न्स। तो 3 स्टेज हो गए, इंक्रीज, कांस्टेंट एंड डिक्रीज। बहुत आसान डायग्राम है, दुनिया का सबसे सिंपल डायग्राम। एक्स एक्सिस पे क्या ले रखा है हमने, स्केल ऑफ इनपुट, यहाँ पे हमारे इनपुट है। वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है आपका, एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट। नाउ अब इसमें स्टेजेस में क्या चल रहा है, पहले स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेज में हमें क्या मिल रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न। तो इंक्रीजिंग रिटर्न है तो इस तरह से कर्व हमारा अपवर्ड जाएगा। सेकंड स्टेज में कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट हो गया। थर्ड स्टेज में डिक्रीज, तो ये आपका डिक्रीज हो गया। तो दीज आर द 3 स्टेजेस, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट एंड देन डिक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब क्या लगता है, एनीवन? किसको बोलेंगे हम इंक्रीजिंग रिटर्न?
जिसमें आउटपुट इंक्रीज होता आउटपुट है। इंक्रीज हो रहा है at a more than proportion. proportionately. आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। और कोई एडिशन इसमें? और कोई? हाँ, और कोई आंसर नहीं है? सर इनपुट के कंपैरिजन में आउटपुट रिजल्ट ज्यादा है। सर Yes. जब हम आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस अब देखो, वैसे इंक्रीजिंग के से हमें लगता है जब हम ज्यादा आउटपुट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, एक प्रॉपर कंपैरिजन देखना है। वो कंपैरिजन कैसे है? तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स का मतलब है कि जितना हम इनपुट डाल रहे हैं उससे ज्यादा आउटपुट निकल जाता है, तो हम उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। जैसे हमने इनपुट्स को 10% से इंक्रीज किया, इनपुट्स को हमने 10% से इंक्रीज किया, दूसरी तरफ हमारा जो आउटपुट है वो 15% से इंक्रीज हो गया। इनपुट 10% बढ़ा है बट आउटपुट ज्यादा बढ़ गया। दैट मीन्स हमें क्या फील हुआ? इट इज अ मैजिक। मैजिक मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, आउटपुट ज्यादा बढ़ गया। ऑन द अदर हैंड, अगर हम कहते हैं इनपुट हमने 10% बढ़ाया, आउटपुट भी 10% बढ़ा, दोनों बराबर बराबर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट रिटर्न्स। कांस्टेंट। थर्ड हो रहा है, 10% इनपुट बढ़ाया बट आउटपुट तो हमारा ओनली 5% से इंक्रीज हुआ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। यस सर। ठीक है, तो पहले केस में आउटपुट में चेंज ज्यादा होगा, सेकेंड केस में दोनों में इक्वल, थर्ड केस में आउटपुट में चेंज कम होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि हमने हमारे एफर्ट्स को 10% इंक्रीज किया लेकिन मार्क्स 15% इंक्रीज हो गए। तो ज्यादा मजा आता है ना कि मेहनत तो हमने थोड़ी कम की बट मार्क्स ज्यादा आ गए। सेकंड केस में होता है जितनी मेहनत की उसके अकॉर्डिंग मार्क्स बढ़े। थर्ड में मेहनत तो बहुत ज्यादा की बट मार्क्स में ज्यादा चेंज नहीं आया, थोड़ा ही चेंज हुआ। तो इसलिए ये तीन सिचुएशंस आपकी है फॉर द लॉन्ग रन, दैट इज रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, ये क्लियर हो गए तीनों पॉइंट? यस Yes, सर। sir. ओके, नाउ अब इसके कारण क्या है कि ऐसा क्यों होता है, या ऐसा कब होता है कि हमें कब इंक्रीजिंग रिटर्न मिल सकते हैं या कब डिक्रीजिंग मिलते हैं, या इन सब की रीजन क्या है? तो उसके लिए जो ये हमारा टॉपिक है दैट इज नोन एज इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज मतलब फायदा, बेनिफिट, पॉजिटिव थिंग्स। डिस इकोनॉमीज मतलब नुकसान, नेगेटिव थिंग्स। तो हमें यहाँ पे देखना है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। अगेन इसको हम डिवाइड करते हैं इनटू टू पार्ट्स, इंटरनल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज, एंड दूसरी तरफ होगा एक्सटर्नल। ठीक है, तो इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज के अंदर भी दो पोर्शन हो गए, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो पहले हम पढ़ रहे हैं किसको? इंटरनल। अब इंटरनल मतलब क्या? हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कुछ बदलाव हो रहे हैं और उसका इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो हो रहा है दैट इज टेक्निकल, दैट इज इंटरनल। एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अलावा दूसरों को भी इफेक्ट हो रहा है, हमको अकेले को नहीं, दूसरे लोग भी अफेक्ट हो रहे हैं, दैट इज एक्सटर्नल। अब दोनों में डिटेल में समझते हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है टेक्निकल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज। तो जब भी हम लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करते हैं, लार्ज स्केल बल्क में प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो फिर हम उस केस में क्या करते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे पास बेस्ट टेक्नोलॉजी हो, बेस्ट मशीनरी हो, स्पेशलाइज्ड कैपिटल इक्विपमेंट, वो सब हम काम में ले सकते हैं। साथ में हम क्या करते हैं? ग्रेटर डिवीजन ऑफ लेबर। ये वर्ड आपने क्लास 11-12 में भी पढ़ा होगा, डिवीजन ऑफ लेबर। सुना है कभी? यस सर। क्या मतलब होता है इसका? सर जो स्किलफुल लेबर होते हैं उनको उनके हिसाब से काम को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। हम्म, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब एक पर्टिकुलर टास्क हमने एक जने को दिया है, वो दिन भर वही काम करेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एग्जाम्पल लिया,
शर्ट मैन्युफैक्चरर है। अब देखो शर्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हो गए। सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें क्या करना है, शर्ट के लिए फैब्रिक परचेज करना होता है। सबसे पहले हम फैब्रिक परचेज करेंगे। अब परचेज करने के बाद वो जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हम क्या करेंगे, फैब्रिक को शर्ट के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे, तो उसकी कटिंग हो जाएगी। फिर दूसरा जना क्या करेगा, उसकी स्टिचिंग करेगा, तो स्टिचिंग हो गई। फिर नेक्स्ट पर्सन क्या करेगा, उस पे बटन्स लगाएगा, बटन्स भी लग गए। फिर लास्ट में क्या होगी, उसकी फिनिशिंग होगी, आयनिंग करेंगे, फिनिशिंग करेंगे, एंड फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, उसकी पैकेजिंग, उसको पैक करना है। ठीक है, तो ये मेन स्टेप्स हो गए सारे। अब उसके बाद में अगर एक कंपनी बड़ी है, ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, तो ये सारे काम कौन करता है, अलग अलग पर्सन करता है। एक पर्सन का काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, फैब्रिक को परचेज करना। तो वो डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स में जाएगा, फैब्रिक्स को चेक करेगा, उसकी प्राइस को चेक करेगा कि कहाँ से सस्ता मिल रहा है वो खरीदे, कहाँ अच्छी क्वालिटी मिल रही है वो खरीदे। तो उसका काम सिर्फ और सिर्फ फैब्रिक को खरीदना है और कुछ भी नहीं। दूसरा पर्सन क्या करेगा, दिन भर कटिंग करेगा, मतलब कपड़े फाड़ेगा अकॉर्डिंगली। तो जो भी शर्ट का साइज है उसके अकॉर्डिंग कपड़े को कटिंग कटिंग कटिंग। तो सुबह से लेके शाम तक उसका काम ही क्या है, कपड़े काटना, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। तो जब वो पर्सन सुबह से शाम रात दिन 24/7 या पूरे के पूरे महीने और पूरे के पूरे साल यही काम करेगा, तो सोचो उसकी स्पीड कितनी फास्ट हो जाएगी। आंखें बंद करके भी उसका हाथ अपने आप चलता रहेगा। तो इस तरह की स्पीड हो जाती है। तो ऐसी स्पीड होने की वजह से क्या होता है, हमारा आउटपुट बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लग जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। और डिवीजन करने से लेबर में क्या आता है, स्पेशलाइजेशन। तो वो पर्सन जो है फिर कटिंग एक्सपर्ट कहलाता है। सेम इज फॉर स्टिचिंग, कि इस थर्ड पर्सन का काम क्या है, दिन भर स्टिच करना, सुबह से लेके शाम तक वो सारे के सारे क्लोथ्स को स्टिच करता है। चौथे पर्सन काम सिर्फ और सिर्फ बटन लगाना है और कुछ नहीं। पांचवा काम है फिनिशिंग करना। लास्ट वाले काम में पैकेजिंग करना। तो हर एक पर्सन अपने काम में क्या हो जाता है, स्पेशलाइज, और उससे सबका आउटपुट क्या होगा, ज्यादा आता है। लेकिन अगर वहीं पे एक छोटी सी फर्म है, एक छोटा सा टेलर की दुकान है, एक पर्सन ही वो टेलर को मतलब पूरी दुकान को चलाता है। तो फैब्रिक लाना है वही लेके आएगा, कटिंग करना है उसी को करना है, स्टिच भी वही करेगा, बटन भी वही लगाएगा, फिनिशिंग भी वही करेगा, पैकिंग भी वही करेगा। मतलब सारे काम एक ही पर्सन को करने हैं। तो इसका मतलब उसका काम धीरे धीरे होता है, उसकी स्पीड स्लो रहती है। लेकिन जब हम लार्ज स्केल में काम करते हैं तो हर एक काम को अलग अलग पर्सन को हैंड ओवर किया जाता है। So when the scale of production is increased, greater degree of division of labor और स्पेशलाइजेशन becomes possible। एंड इससे अल्टीमेटली क्या होता है, हमारी कॉस्ट डिक्लाइन होती है। क्योंकि अगर टाइम कम लगेगा तो हमें वेजेस कम देनी पड़ेगी, तो अगेन हमें पर यूनिट वो प्रोडक्ट सस्ता पड़ेगा। लेकिन ये अच्छा, ये बताओ ये फायदा है कि नुकसान अभी तक जो हमने पढ़ा है। बेनिफिट। सर वो एक्सपेंसिव होगा। अभी तक जो हमने पढ़ा एक्सपेंसिव है, क्योंकि अगर हम लार्ज स्केल सर में काम कर रहे हैं तो पर यूनिट ऑफ कॉस्ट हमारी डिक्लाइन होगी, तो ये सस्ता पड़ेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ओके। ठीक है। अब पॉइंट आता है कि हमने एक लिमिट से ज्यादा एक्सपेंशन कर लिया। हमने एक्सपेंशन किया, अच्छी बात है, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा एक्सपेंड कर लिया। इतना ज्यादा एक्सपेंड कर लिया कि इस फर्स्ट पर्सन को फैब्रिक खरीदने जा रहा है, इसके पास टाइम ही नहीं बच रहा है, इसको बहुत ज्यादा डिमांड है, इसको फैब्रिक बहुत ज्यादा परचेज करने हैं, तो ये अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है। कटिंग वाले के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया, किसको और स्पीड से कट करना है। स्टिचिंग वाले पे और प्रेशर आ गया, इसको और फास्ट काम करना है। तो ऐसे केस में क्या होता है, सब ओवर स्पीडिंग के चक्कर में क्वालिटी डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। और जब क्वालिटी डिक्लाइन होती है, वेस्टेज बढ़ने लग जाते हैं, और अल्टीमेटली हमारी कॉस्ट वापस बढ़ने लग जाती है। तो एक लिमिट तक हमें बेनिफिट हुआ, कॉस्ट कम हुई, उसके बाद वापस नुकसान होने लग जाता है, कॉस्ट बढ़ने लग जाती है।
तो जैसा हमने कल भी डिस्कस किया था, एक लिमिट तक एक्सपेंशन, एक लिमिट तक कोई भी चीज का कंजम्पशन इज बेनिफिशियल, एंड उस लिमिट से आगे जाएंगे देन इट इज हार्मफुल। सेम चीज अप्लाई टू स्टूडेंट ऑल्सो। एक लिमिट तक हम पढ़ाई को एक्सपैंड कर रहे हैं। कोई पहले 4 घंटे पढ़ रहा था, अभी 6 घंटे पढ़ रहा है, फिर 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ रहा है, 15 घंटे पढ़ रहा है। एक लिमिट तक जो है एक्सपेंशन कर सकते हैं। अब वो 15 से 18 और 20 पे चला जाए तो क्या होगा? क्या होगा बोलो? पागल हो जाएगा। मेमोरी लॉस पागल हो हो जाएगा जाएगा। सर। एग्जैक्टली तो हम एक लिमिट तक एक्सपैंड कर सकते हैं, उस लिमिट से आगे हमें जाना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना? चाहे कोर्स चाहे खत्म हुआ हो, आपका रिवीजन हुआ हो कि नहीं हुआ हो, डजेंट मैटर, लेकिन हमें एक लिमिट से ज्यादा हम एक्सपैंड नहीं कर सकते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे है। सो एक लिमिट से ज्यादा एक्सपैंड किया, नुकसान होगा, उसको हम बोलेंगे डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो हर पॉइंट में हमें ये देखना है क्या इकोनॉमी है, क्या डिस इकोनॉमी है। तो पहला पॉइंट था हमारा टेक्निकल इकोनॉमी, जिसको हमने जोड़ा किसके साथ में? डिवीजन ऑफ लेबर के साथ, स्पेशलाइजेशन के साथ। सेकंड पॉइंट आता है हमारा मैनेजरल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज, कि जो चीज हमने लेबर पे अप्लाई किया है वही चीज हमें मैनेजमेंट के ऊपर भी अप्लाई करनी है। कि मैनेजमेंट वाला जो काम है, जो मैनेजर्स के काम है, उसको भी इसी तरह से डिवाइड करो। तो हर जगह अलग अलग मैनेजर बनेगा। एक होगा परचेज मैनेजर, दूसरा होगा प्रोडक्शन मैनेजर, फिर तीसरा कौन होगा कि मार्केटिंग मैनेजर, फिर एक होगा सेल्स मैनेजर। तो इस तरह से अलग अलग मैनेजर्स अगर रहेंगे तो वो अपने अपने डिपार्टमेंट को प्रॉपरली हैंडल कर सकते हैं। बट ये अलग अलग डिपार्टमेंट तभी होंगे व्हेन वी आर डूइंग द एक्सपेंशन। तो अप टू अ सर्टेन लिमिट फायदा मिलेगा, कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी, दैट इज इकोनॉमीज। एंड अगेन एक लिमिट से ज्यादा जाएंगे, इट विल बिकम डिस इकोनॉमीज। थर्ड आता है कमर्शियल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज, कि फिर से अगर हम बल्क में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट भी कैसी होगी? रॉ ज्यादा बल्क होगी मटेरियल सर। रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। तो वो ज्यादा होगी तो उससे हमें क्या होगा? डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ, डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट मिलेगा मिलेगा, सर। क्योंकि जब भी हम बल्क में परचेज करते हैं तो ऑलवेज हम सामने वाले से नेगोशिएट कर सकते हैं, उससे डिस्काउंट ले सकते हैं। तो क्या हुआ? एक लिमिट तक हमने एक्सपेंशन किया, बल्क में परचेज करना है, डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन हमारा एक्सपेंशन इतना ज्यादा हो गया कि हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग मार्केट में सप्लाई नहीं है। हमें चाहिए 1000 यूनिट्स, हमारी डिमांड 1000 की है, बट मार्केट में सप्लाई तो 600 ही है। हमने लिमिट से ज्यादा एक्सपैंड कर लिया, डिमांड कर लिया। तो ऐसे केस में क्या सप्लायर हमें डिस्काउंट देगा? नहीं। सप्लायर क्या करेगा? हमें प्रीमियम चार्ज करेगा। वो बोलेगा मार्केट में शॉर्टेज है, और जब भी मार्केट में शॉर्टेज होती है तो सप्लायर क्या करता है? डिस्काउंट नहीं देता, एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करेगा, प्रीमियम चार्ज करेगा। तो इसलिए एक लिमिट से ज्यादा एक्सपेंशन करने में हमारी रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी ज्यादा हो सकती है। फिर एक लिमिट से ज्यादा अगर होगा प्रोडक्शन तो एडवर्टीजमेंट ज्यादा करना पड़ेगा, तो एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट भी हमारी ज्यादा आ सकती है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज। इसमें क्या फायदा है? एक्सपेंशन करो, तो एक्सपेंशन करेंगे तो कंपनी लार्ज होगी, बड़ी कंपनीज पे बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। छोटी कंपनी होगी तो उस पर ट्रस्ट कम रहता है ना? तो बड़ी कंपनीज होने पे फायदा क्या है? ज्यादा लोन मिल सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है कम लगेगी। तो ये हमारे लिए क्या हो गया? इकोनॉमीज। लेकिन लिमिट से ज्यादा एक्सपैंड कर लिया तो क्या हो जाएगा? फाइनेंसर्स का भरोसा उठ जाएगा, बैंक्स का भरोसा उठ सकता है, और हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट राइज हो सकती है। तो अगेन इट विल बिकम डिस इकोनॉमी। देन पॉइंट नंबर 5, रिस्क बियरिंग इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज। तो अब देखो दो तरह की फर्म्स है। एक फर्म ऐसी है जिसमें सिंगल प्रोडक्ट है, दूसरी फर्म ऐसी जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, 5 to 10 प्रोडक्ट हैं। रिस्क किसमें ज्यादा होगा? सिंगल प्रोडक्ट वाले में या 5 to 10 प्रोडक्ट्स में? सर 5 to 10। 5 to 10। नो, सिंगल प्रोडक्ट वाले में। सिंगल में। हाँ सर। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं?
क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिए ना। क्वेश्चन है, एक फर्म ऐसी है जिसमें सिंगल प्रोडक्ट है, ओनली वन प्रोडक्ट, वो एक ही प्रोडक्ट बनाती है, बेचती है। दूसरी फर्म ऐसी है जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, 5 to 10 प्रोडक्ट्स है। तो रिस्क ज्यादा किसमें होगी? सिंगल प्रोडक्शन। सिंगल तो प्रोडक्ट। 5 to 10। 5 to 10, 5 10 क्यों? तो वो अलग अलग उस पे डील कर रहे हैं, तो अलग अलग नहीं होंगे रिस्क में। अब देखो, सर आपने एक प्रोडक्ट में तो सर कॉस्ट ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि वो एक ही लाइक मोनोपोली है हम्म, उनका, तो वो सेल होगा ही। तो 5 to 10 अगर डिफरेंट प्रोडक्ट होगा तो उसमें रिस्क ज्यादा रहेगा। 5 to 10 डिफरेंट प्रोडक्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होगा। अच्छा देखो, यहाँ पे मैंने बात किया कि हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है और वो है हमारा मोबाइल फोन। ठीक है, अच्छा है। अब मार्केट में नई कंपनी आ गई, उसका मोबाइल फोन हमारे से बेटर है, बेटर उसके फीचर्स है, बेटर उसका शेप है, बेटर उसकी क्वालिटी है, बेटर उसकी वारंटी है। क्या होगा बताओ? माइक्रोमैक्स केस सर। तो कंपनी जिसके अंदर एक ही प्रोडक्ट है, बंद हो जाएगी। क्यों? अब इससे कौन खरीदेगा? मार्केट में इससे बेटर ऑप्शन अवेलेबल है। एक ही प्रोडक्ट पे ये जिंदा था, उसी का अगर कंपटीशन आ गया मार्केट में, ये फर्म डूब जाएगी, इमीडिएटली खत्म। लेकिन अगर 5 to 10 प्रोडक्ट्स है, तो एक साथ में, सब में एक साथ में कंपटीशन आ जाए, नॉट पॉसिबल। एक का कंप्यूटर आएगा, दो का आएगा, एक साथ 5 10 का नहीं आता। तो उसका मतलब 5 में से 10 में से एक प्रोडक्ट बंद हो सकता है, दो बंद हो सकता है, सारे एक साथ बंद नहीं होंगे। तो इसलिए रिस्क ज्यादा कहाँ है? व्हेन देयर इज अ सिंगल यूनिट फर्म। जितने कम टाइप्स ऑफ आइटम है, उतनी रिस्क वहां पे ज्यादा है। ठीक है, ये पॉइंट समझ आया? यस सर। हाँ सर। तो large business with diverse and multi-production capability is in a better position to withstand economics ups and down। तो जिसके पास डाइवर्सिफिकेशन है, अलग अलग वैरायटी है, तो वो अप्स एंड डाउन्स में खड़ी रह सकती है एंड एंजॉयज द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। लेकिन ऑन द अदर हैंड सिंगल प्रोडक्ट है तो रिस्की है। तो ये तो सारे पॉइंट थे कौन से? एक्सटर्नल इकोनॉमी, इंटरनल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज। दूसरी तरफ आता है एक्सटर्नल। तो अभी जो हमने ऊपर पढ़ा, ये सिर्फ हमें, एक अकेली कंपनी को अफेक्ट कर रहा है, पास वाले को कुछ अफेक्ट नहीं हो रहा है। हम अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रहे हैं, या अपनी कंपनी में डिवीजन ऑफ लेबर कर रहे हैं, या हम बल्क में प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमें सस्ता मिल रहा है, महंगा मिल रहा है, सब कुछ हमें ही अफेक्ट कर रहा है और किसी दूसरे को नहीं। लेकिन एक्सटर्नल में ओवरऑल पूरे मार्केट में उसका इफेक्ट। तो चीपर रॉ मटेरियल एंड कैपिटल इक्विपमेंट, तो जब एक्सपेंशन एक फर्म में नहीं, पूरी इंडस्ट्री में होती है, इंडस्ट्री का मतलब ग्रुप ऑफ फर्म्स, तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री में एक्सपेंशन चल रहा है, हर कोई एक्सपेंशन करने में लगा है, तो इसका मतलब उससे क्या फायदा होगा? तो जब हर कोई एक्सपेंशन करेगा, तो सब अपना अपना दिमाग चलाएंगे, और देसी भाषा में हम कहे, सब अपना अपना जुगाड़ भी लगाएंगे कि कौन सा रॉ मटेरियल सस्ता हो सकता है, कि सस्ते से सस्ता रॉ मटेरियल हम काम में लेंगे, सस्ते से सस्ती मशीन हम काम में लेंगे, कैपिटल हम कम से कम कैपिटल में ज्यादा से ज्यादा कैसे अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं, ये काम में लेंगे। तो जब एक बार किसी एक ने सस्ता चालू किया, उसको देख देख के बाकी लोग भी सीखने लग जाते हैं, एक से शुरुआत का इफेक्ट बाकी सबको भी मिलता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल इकोनॉमीज, जो एक को नहीं, पूरी की पूरी इंडस्ट्री को अफेक्ट करती है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक फर्म की कम नहीं हो रही, पूरी इंडस्ट्री की कॉस्ट कम होने लग जाती है बिकॉज ऑफ दिस लर्निंग्स। दूसरी तरफ है टेक्नोलॉजिकल एक्सटर्नल इकोनॉमीज। तो जब सब लोग एक्सपैंड कर रहे हैं, तो मार्केट में क्या आएगी? नई टेक्नोलॉजी। मोबाइल फोन एक ही कंपनी ने लॉन्च नहीं किया, पहले एक ने किया, उसको देख के दूसरे ने, फिर तीसरे ने, और सब धीरे धीरे एक एक करते करते अपने नए नए फीचर लाते गए। एक ने फीचर लाया, वो सेम फीचर दूसरे में भी आ गया। पहले मोबाइल फोन में कैमरा नहीं हुआ करते थे, एक ने लॉन्च किया, उसको देख के बाकी सबने भी लॉन्च कर दिया। फिर उसके बाद पहले कोई ब्लूटूथ नहीं होता था, बाद में एक ने लॉन्च किया, बाकी सबने भी कर लिया। तो इस तरह से एक ने लॉन्च करते ही बाकी सारे के अंदर भी वो फीचर्स आने लग जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी में क्या होता है? इंप्रूवमेंट होता है, देयर इज अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, और उससे हमेशा हमें बेनिफिट मिलते हैं। थर्ड इज डेवलपमेंट ऑफ स्किल्ड लेबर। हर जगह एक्सपेंशन हो रहा है,
ज्यादा लेबर को काम मिलेगा, एक ही जैसा काम बार बार करना है, तो लेबर विल बिकम स्किल्ड। तो जब स्किल बढ़ती है तो कॉस्ट हमें कम आती है। फिर ग्रोथ ऑफ एंसिलियरी इंडस्ट्रीज। एंसिलियरी का मतलब क्या होता है? एंसिलियरी नहीं पता किसी को? एंसिलियरी सपोर्टिव मींस इंडस्ट्री, सपोर्टिव। सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज। इसको हम बोलते हैं सपोर्टिंग इंडस्ट्री। जैसे कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अब कार मैन्युफैक्चरर है, जैसे टाटा है, मारुति है, होंडा है, ये सब कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं। लेकिन जब इनके अंदर एक्सपेंशन होता है तो सिर्फ ये कंपनी में एक्सपेंड नहीं होगा, इससे कनेक्टेड जितनी भी कंपनीज है उनमें भी फायदा होगा। जो टायर बना रही है उसमें भी ऑटोमेटिक एक्सपेंशन हो जाएगा, क्योंकि टायर की डिमांड बढ़ेगी। जो उसकी सीट्स बना रही है उसमें भी एक्सपेंशन होगा। फिर जो लोग इसकी सर्विसिंग दे रहे हैं उसमें भी एक्सपेंशन होगा। तो इसलिए उनकी एंसिलियरी इंडस्ट्रीज में भी ऑटोमेटिक ग्रोथ आने लग जाती है। एंड फिफ्थ वन इज बेटर ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग फैसिलिटी। तो जब सब जगह एक्सपेंशन हो गया, बिजनेस बढ़ गया, तो मार्केटिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा करना पड़ेगा, तो ये इंडस्ट्री भी ऑटोमेटिक ग्रो होने लग जाती है। और इनके अंदर भी क्या हो जाता है? मॉडर्नाइजेशन हो जाता है। तो ये पांचों पॉइंट क्या थे हमारे बेनिफिट से एक्सटर्नल इकोनॉमीज। लेकिन डिसइकोनॉमिक्स क्या होगा कि एक लिमिट से ज्यादा अगर सबने एक्सपैंड कर लिया तो रॉ मटेरियल की डिमांड ज्यादा होगी, और डिमांड ज्यादा होने की वजह से उसकी कॉस्ट बढ़ सकती है। ज्यादा बढ़ेगी। यस, सेम चीज है मार्केटिंग। अगर लोग कम हैं, उसकी डिमांड बढ़ेगी तो मार्केटिंग की कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो दिस बिकम्स द डिसइकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज, क्या बेनिफिट है एंड क्या नुकसान है इसके अंदर। ये टॉपिक क्या खत्म होता है? अभी नेक्स्ट टॉपिक का भी टाइम होने वाला है, वो कल डिस्कस करेंगे। तो कल आई थिंक आपका ये चैप्टर इजीली फिनिश हो जाएगा।